Hello guys, welcome to everyone. My today's topic is law of definite proportion or definite composition. It is a second law. ये हमारा क्या है, हमारा सेकंड लॉ है हमारा किस केस में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो मैंने डिस्कस करना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट कॉम्पोजिशन। अब इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट तो हम इसके स्टेटमेंट लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट क्या है हमारी डेफिनेट कॉम्पोजिशन की या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन की। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय J.L. Proust in 1799। J.L. Proust ने इस लॉ के बारे में बताया था आपको इन 1799। एंड व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट, वो नोट करते हैं। तो आप देखिए, इन एनी केमिकल compound, in any chemical compound, elements are always present in definite proportion बाय मास। तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड की आप बात करेंगे तो उस केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए जो भी एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं या जो भी एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उनका जो रेशो होता है, यानी जिस रेशो में वो कंबाइन हो रहे हैं, उनका जो मास का जो रेशो है वो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक डेफिनेट या फिर कह सकते हो आप फिक्स्ड रेशो होता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन से मतलब क्या है हमारा कि फिक्स्ड रेशो, यानी अगर कोई भी कंपाउंड हमारा बन रहा है तो जिन एलिमेंट्स के थ्रू वो केमिकल कंपाउंड बन रहा है, तो उन एलिमेंट्स का जो मास का जो रेशो होता है वहाँ पर ऑलवेज कैसा मिलता है हमारे को, एक फिक्स्ड रेशो मिलता है हमारे को। तो डेफिनेशन तो यही है हमारी जो मैंने आपको बताई। बट अब इसको अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए क्या है ना, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो उस एग्जांपल से बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो जैसे मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। वाटर जनरली आप सभी यूज़ करते हो, आपको पता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और भी वेरियस पर्पसेस के लिए वाटर आपका हम यूज़ करते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, उनके मास की रेशो की बात करते हैं, तो क्या रेशो मिलता है, चेक कीजिए आप। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन के साथ किस रेशो में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर आपका 16 होता है, तो आपका ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1:8 लिख सकते हो आप। यानी कि जो फिक्स्ड रेशो है हमारा, आपका जो फिक्स्ड रेशो है किसके अंदर, इन वाटर के अंदर, इन वाटर, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो मिल रहा है, आप बोलेंगे 1 और 8 का रेशो है, या फिर कह सकते हो आप इस तरीके से, 1 और 8 का रेशो है हमारा, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई अब चाहे वो सोर्स कोई भी हो, वाटर को आप ऑब्टेन कर रहे हो आप, तो वाटर क्या है, चाहे लेक वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, ठीक है जी, चाहे रिवर वाटर हो, ठीक है जी, चाहे हमारे इंडिया से वाटर को लिया हुआ है या किसी आपने फॉरेन कंट्री से वाटर को लिया हुआ है, तो यानी कि आपके वाटर का सोर्स चाहे कोई भी हो, लेकिन जो ऑलवेज जो रेशो होगा एलिमेंट्स का वाटर के अंदर, वो ऑलवेज क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 और 8 का रेशो होगा। जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, ऑलवेज वो रेशो क्या होगा हमारा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, फिक्स्ड रेशो होगा, अगर हम वहाँ पे बात करें। अब आप देखिए, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ये वाटर की बात यहाँ पे समझ में आ गई कि 1 और 8 का रेशो है। अब मैं एक क्वेश्चन बना करके आपको समझाता हूँ कि भाई
आप किस तरीके से आप इस डेफिनेट प्रोपोर्शन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए क्या है हमारे पास में 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज, आप कह सकते हो भाई, प्रेजेंट इन वाटर। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा इज प्रेजेंट इन वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है जी। अब आपको बताना है कि भाई अगर हमारे पास में वाटर दिया हुआ है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है हमारा, 5 ग्राम है। अब उस कंडीशन में उसी सेम वाटर के अंदर अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां पर कितनी होगी, कितने ग्राम होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन को समझ गए ना आप सभी कि भाई अगर हमारा वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है जी। और उसी सेम वाटर के अंदर आपको बताना है कि भाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशो होता है वो क्या होता है हमारा, 1/8 का रेशो होता है, फिक्स रेशो होता है। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स रेशो 1/8। अब इसको कंपेयर किसके साथ में करना है, जब हम हाइड्रोजन को 5 ग्राम लेके चल रहे हैं, यानी हाइड्रोजन कितना हमारा 5 ग्राम है और हमें क्या है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का मास देख लीजिए, इस 1 के अकॉर्डिंग क्या है, 8 है। अब हमें इस 5 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। अब आप देखो इस मास को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए कि वो हमारा x है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप देखो 8 × 5 कितना हो गया, 40 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, 40 ग्राम। अब अगर आपका हाइड्रोजन 5 ग्राम है वाटर के अंदर, तो वहाँ पर उस कंडीशन में ऑक्सीजन कितना होगा, 40 ग्राम होगा। क्लियर हो गई ना बात। अगर आपने हाइड्रोजन का रेशो हम वहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 का रेशो था पहले 1/8 का, अब उसको हम बोल रहे हैं 1 की बजाय वो क्या 5 है, तो उसी के हिसाब से ऑक्सीजन भी तो चेंज हो जाएगा। अब वो हाइड्रोजन को 5 किया, तो अब रेशो को अगर इस कंडीशन में भी चेक करते हैं तो आपको पता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या जी, मास ऑफ H एटम अपॉन मास ऑफ O एटम्स, तो क्या हो गया भाई, यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देख रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, आप देख रहे हो 5 है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, तो ये कितने पे, 8 पे गया। यानी अभी भी क्या है, देखो आपका 1/8 का रेशो ही तो आ रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है आपका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर के अंदर ऑलवेज डेफिनेट ही रहेगा। अगर आप हाइड्रोजन को चेंज करोगे, आप उसकी क्वांटिटी को चेंज करोगे, तो वाटर के अंदर उसी हिसाब से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन भी आपका अपनी क्वांटिटी को वहाँ पे चेंज कर रहा होगा। अगर आपने हाइड्रोजन को देखा, आपने 5 ग्राम कर दिया हमने, तो ऑक्सीजन भी हमारा वहाँ पे वाटर के अंदर कितने ग्राम होगा उसकी रिस्पेक्ट में, आपने देखा कि 40 ग्राम होगा। अगर रेशो के रिगार्डिंग बात करें तो पहले भी वाटर का के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना था भाई, 1/8 का रेशो था। अभी भी वो रेशो क्या हमारा, 1/8 का रेशो। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, कुछ बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, ज़्यादा ना सही तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, आपके माइंड में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो आप इसको। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैंने पूरे वाटर की जो क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं कितनी लेके चल रहा हूँ, वो 100 ग्राम है हमारा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब आपका इस 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर वो मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होगा ये निकाल करके बताना है आपने, ऑक्सीजन का मास कितना होगा ये निकाल करके बताना है आपने। अब किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर टोटल आपको कोई केमिकल कंपाउंड दे रखा हो, उसका मास दे रखा हो, तो उनके एलिमेंट्स का मास का जो रेशो होगा या उनके जो मासेस होंगे वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखते हैं। अब आप देखिए,
अब आपका वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना होता है बोलिए, वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बोलेंगे तो 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये हो गया आपका 1x। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो को ही तो लेना है आपने, और वो रेशो क्या है हमारा, टोटल आपको 100 ग्राम दे रहा है वाटर। तो आपका देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1x, अब आप देखिए प्लस, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, इक्वल टू में टोटल कितने के बराबर है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है हमारे को, बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो आपको क्या दे रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप देखिए 1x और 8x ये कितना हो गया, 9x हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया 100। अगर x की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 9। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वैसे 11.11 आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको हम ले लेते हैं क्या जी 11। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 11 आ रही है। अब इस 100 के अंदर, अब इस 100 ग्राम के अंदर अगर हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन बोलें तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी 1x, यानी हाइड्रोजन का मास निकालें तो क्या हो जाएगा 1x, अगर ऑक्सीजन का मास निकालें तो क्या हो जाएगा 8x। अब आपको बताना क्या है, यही तो बताना है हमारे को। अब आप देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात कर रहा हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। तो इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मास ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1x, ठीक है ना, यही तो होगा ना भाई। अब आप इनकी वैल्यू को उठा के रखते हो तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 1 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई है 11, यानी आपका 11 ग्राम हो गया। भाई हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 100 ग्राम हो वाटर के अंदर, आप देख रहे हैं कि भाई 11 ग्राम हो गया। ऐसे इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मास ऑफ O एटम्स कितना हो जाएगा, ठीक है जी, मास ऑफ O एटम्स कितना हो जाएगा। अब O एटम्स का मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, आपका क्या था वो 8x था, तो 8 इंटू में x की वैल्यू कितनी थी 11, तो ये कितना हो गया आपका 88 ग्राम। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई आपका अगर हमारे को बोल रहे हैं कि भाई 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, उसके अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से निकालेंगे, तो मैंने आपको जैसे इक्वेशन सेटअप करके दी, फाइनली वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू को पुटअप करके फिर अलग अलग हम दोनों के मास के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मासेस की बात करें, ठीक है जी, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या निकलेगा भाई बोलिए। अब आपका क्या होता है, रेशो कैसे निकालते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या है 11 है, हाइड्रोजन क्या है 11 है, और ऑक्सीजन कितना है 88 है, तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि 1 और 8 का रेशो बन गया, देख लो आप, ठीक है जी, 1 और 8 का रेशो बन गया। रेशो में कोई चेंज आया नहीं, कोई भी चेंज नहीं आया, अभी भी क्या है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 1 और 8 का रेशो है, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से आप कोई अगर क्वांटिटी दे रखी हो किसी भी कंपाउंड के, उसमें अगर एलिमेंट्स के मासेस की बात करेंगे या उनके रेशो की बात करेंगे, कुछ भी बताना हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो। तो ये तो आपका सेकंड मैंने क्वेश्चन लिया एक इसी बात को समझाने के लिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए आप। अब जैसे हमारे पास में आपसे बात कर रहे हैं इन 34 ग्राम, इन 34 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इनके आपको, ठीक है जी,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास निकालना है। अगर हम बात कर रहे हैं अमोनिया की क्वांटिटी कितनी लेके चल रहे हैं, 34 ग्राम की। सेम पहले वाले की तरह करो आप। NH3 है, सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका हम। NH3 है तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है बोलेंगे तो 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है तो क्या हो जाएगा 3। तो रेशो क्या हो गया, फिक्स्ड रेशो क्या हो गया इसका बोलेंगे तो हम। फिक्स्ड रेशो क्या है हमारा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा 14/3 का रेशो है हमारा, जिस रेशो में क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है जी। अब 34 ग्राम की बात कर रहे हैं अमोनिया, उसके अंदर आपको बताना है मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा बोलिए। देखिए तो बोलेंगे 14x प्लस क्या बोलेंगे भाई हम 3x इक्वल टू में कितना है हमारा टोटल, हमारा 34। ठीक है जी। अब 14 और 3 कितना हो गया 17x इक्वल टू में क्या हो गया बोलेंगे 34। तो x क्या हो जाएगा 34 अपॉन 17 यानी ये हो गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई है हमारी। अब इस केस में अगर हम चाहें तो नाइट्रोजन का मास बता सकते हैं। नाइट्रोजन का मास किसके इक्विवेलेंट होगा 14x के बराबर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे मास ऑफ एन एटम इन क्या बोल रहे हैं 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो क्या बन जाएगा बोलेंगे तो भाई हमारा 14x, तो कितनी वैल्यू आ रही है 14 इंटू में 2, भाई x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो कितना हो गया ये 28 ग्राम। ऐसे ही हम देखिए बात कर सकते हैं आगे हम किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए भी। तो अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 34 ग्राम ऑफ सेम वही NH3, तो क्या था आपने देखा था भाई 3x था, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 इक्वल टू में क्या हो गया 6 ग्राम। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे, अगर आप 34 ग्राम ऑफ NH3 को लेके चलेंगे तो उसमें वहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा 28 ग्राम होगा। अब इसी लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस भी देख लेते हैं हम। लिमिटेशंस की बात करते हैं अगर हम, तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी, देखो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, ठीक है जी, एलिमेंट्स इन देयर, ठीक है जी, इन देयर आइसोटॉपिक फॉर्म आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन, अगर आइसोटॉपिक फॉर्म में वो इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट है जिनसे कंपाउंड बना रहे हो आप, अगर वो आइसोटॉपिक फॉर्म में इन्वॉल्व होता है केमिकल कंपाउंड को बनाने में, तो आप इस लॉ को वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हो आप। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी बात को मैं क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्या है हमारा CO2 है। मान लीजिए यहाँ पे हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। अभी कार्बन की आइसोटॉपिक फॉर्म होती है कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अगर कार्बन 12 है तो रेशो क्या बन जाएगा 12 रेशो 16 होता है इंटू 2 32। जैसे ये रेशो है देख लो आप। अगर इसी CO2 की बात करते हैं और कार्बन 14 को लेके चल रहे हैं तो रेशो क्या बन जाएगा 14:32। भाई हमारी स्टेटमेंट क्या कहती थी कि अगर हमारे पास में कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे वो केमिकल कंपाउंड बना रहे होते हैं, उनके जो मास का रेशो क्या होता है वो डेफिनेट होता है। अब तो ये डेफिनेट रहा नहीं ना, देख लीजिए इसमें 12:32 हो रहा है और इस केस में 14:32 हो रहा है। ये गड़बड़ किसकी वजह से हुई है,
क्योंकि जो एलिमेंट्स आपके जो कंबाइन हो रहे हैं वो अपनी आइसोटॉपिक स्टेट में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए केमिकल कंपाउंड जो बन रहा है उनमें जो एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो क्या हो गया आपका, एक दूसरे से देख रहे हैं कि वो अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं होगी ना, इसलिए बोलेंगे कि ये आपकी लिमिटेशन हो जाती है किस केस में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के केस में। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। एक लिमिटेशन मैं और बताता हूँ आपको, देखिए व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंस, ठीक है जी, व्हेन एलिमेंट्स, ठीक है जी, कंबाइन इन, ठीक है जी, डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है जी, बट केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड, ठीक है जी, मे बी डिफरेंट, ठीक है जी। तो हमारी सेकंड लिमिटेशन में क्या बता रहे हैं, व्हेन एलिमेंट्स, ठीक है जी, कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बट द केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड मे बी डिफरेंट। तो यहाँ पर भी वैलिड नहीं हुई बात कि अगर हमारा रेशो सेम है, एलिमेंट सेम है, तो उसमें जो केमिकल कंपाउंड बनना चाहिए वो तो सेम बनना चाहिए ना भाई। और यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड वो सेम ना होकर के डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए हम, जैसे हमारे पास क्या है C2H6O है, ये एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पर कार्बन का रेशो क्या है हमारा बोलेंगे तो भाई देखो, कार्बन का 12 होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 24 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 है तो क्या हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये रेशो हो रहा है हमारा, ठीक है जी। अब मैं देखिए इसी के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि CH3CH2OH है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है हमारा, इथाइल अल्कोहल बोलते हो इसको आप, इथाइल अल्कोहल है, ये हमारा एक केमिकल कंपाउंड है। अब इस केस में भी देखो आप, कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं देख लो आप, 6 हो रहे हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो इस कंपाउंड के केस में रेशो क्या हो रहा है, सेम रेशो हो रहा है हमारा। कौन सा रेशो बोलोगे तो 24 रेशो 6 रेशो 16, भाई यही तो रेशो बन रहा है हमारा, जो सेम रेशो इस यहाँ पे बात करिए मैंने आपसे। देखिए अब मैं इसमें देखिए CH3 है, O है, और ये CH3 है, ये क्या बन गया हमारा, डाईइथाइल ईथर। ये अलग केमिकल कंपाउंड है, ये अलग केमिकल कंपाउंड है, ये ईथर है और ये अल्कोहल है। यहाँ पे भी रेशो चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो C2H6 और O, यानी रेशो अभी भी वही है, 24 रेशो 6 रेशो 16। आप देख रहे हो कि भाई हमारा रेशो क्या है, हमारा यही रेशो देख लो, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि रेशो सेम होने के बावजूद भी क्या हो सकता है कि भाई केमिकल कंपाउंड हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। उस कंडीशन में भी ये लॉ हमारा क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो नोट कर लीजिए फटाफट।